वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के बारे में। हमने पहले वीडियो में पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को कवर किया। आज हमारा टॉपिक होगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ऑब्वियसली वाया डी नोवो सिंथेसिस प्रोसेस। हम साल्वेज पाथवे के बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग मुझे हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और क्या बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अभी भी इतना दिन हो गया, अभी भी एक ढंग का इंट्रो नहीं बना पाया। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। पहले एज पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पहला चीज़ जो मुझे देखना है वो है पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में किस कंपाउंड, इसका मतलब पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में हमने जो देखा था कि हर एक पार्ट पिरिमिडिन का किस किस कंपाउंड से आ रहा है, हम ये चीज़ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में भी देखेंगे। और मैंने पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पढ़ाने के समय ही बोला था कि पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड एक रिंग का होता है और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड 2 रिंग का होता है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज़ जो है वो है हमको नंबरिंग को पहले सीखना होगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के लिए। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के लिए n नंबर कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, 1 3 5 6 जैसे मैंने लिखा है। ओके, अगर ये चीज़ क्लियर है तो मैं बोलूँ 5 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 7 नंबर नाइट्रोजन, ये 3 चीज़ आ रहा है ग्लाइसिन में से। ओके, एंड 1 नंबर जो नाइट्रोजन है वो आ रहा है एस्पार्टेट से। 6 नंबर कार्बन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। 2 नंबर और 8 नंबर कार्बन आ रहा है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। और यहाँ पे 3 और 9 पे जो नाइट्रोजन है वो आ रहा है ग्लूटामिन से। ओके, 3 मेन पाथवे होते हैं पिरिमिडिन सिंथेसिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डी नोवो सिंथेसिस पाथवे जो प्रीडोमिनेंट है और आज हमारा टॉपिक है। अनदर वन इज़ प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। वो चीज़ ब्रेन और आरबीसी के लिए प्रीडोमिनेंट है। अलॉन्ग विद दैट फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं एक स्केलेटन दूँ आपको डी नोवो सिंथेसिस पाथवे फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। एंड पहली बात, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में 2 चीज़ हमको देखना पड़ेगा, एडिनोसिन एंड गुआनोसिन, एडिनिन और गुआनिन मोनोफॉस्फेट के बारे में। ओके, वहाँ से हम लोग एडिनिन डाइफॉस्फेट तैयार करेंगे, एडिनिन गुआनिन डाइफॉस्फेट तैयार करेंगे और वहाँ से अल्टीमेटली एडिनिन ट्राइफॉस्फेट एंड गुआनिन ट्राइफॉस्फेट तैयार करेंगे। एंड यहाँ पर पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड की तरह ये झमेला नहीं है कि यूरिडिन मोनोफॉस्फेट तैयार हुआ है, वहाँ से मुझे यूरिडिन डाइफॉस्फेट से यूरिडिन मोनोफॉस्फेट से थाइमिन मोनोफॉस्फेट तैयार करना पड़ेगा, जो हमको वहाँ पर करना पड़ा था वाया मिथाइलेशन ऑफ यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, आपको शायद याद हो। ओके, पर यहाँ पर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के लिए वैसा कुछ झमेला नहीं है। पर इंस्टेड यहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ा दिमाग खाने वाला है, वो है राइबोस 5 फॉस्फेट से इनोसिन मोनोफॉस्फेट को सिंथेसिस करने के लिए टोटल 11 स्टेप लगता है। ओके, और हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली वो पूरा 11 स्टेप को याद रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वो 11 स्टेप। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप ये चीज़ को याद रख पाए तो पूरा का पूरा पाथवे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि among those 11 steps 1 3 5 6 and 8 number step requires ATP। ओके, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब भी ATP लगता है ना, याद रखना पर्टिकुलरली दिस पाथवे में वो एंजाइम होगा सिंथेटेज। ओके, 2 और 5 नंबर स्टेप में आता है ग्लूटामिन लगता है। 3 नंबर स्टेप के लिए लगता है ग्लाइसिन। 4 and 10 नंबर स्टेप के लिए लगता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। ओके, 7 नंबर स्टेप के लिए लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर स्टेप के लिए लगता है एस्पार्टेट। एंड 9 और 11 पे कुछ नहीं लगता है, इंस्टेड इन स्टेप में निकलता है कुछ। 9 पे निकलता है फ्यूमरेट एंड 11 पे निकलता है वाटर। क्लियर?
सो चलिए देखते हैं क्या हमको बोल रहा है। हमारा जो प्रीकर्सर है यहाँ पर वो है राइबोस 5 फॉस्फेट। मैं फिर से बोलूँ, राइबोस 5 फॉस्फेट। ओके, सो राइबोस 5 फॉस्फेट में से एंड मैंने बोला 1 3 5 6 8 पूरा का पूरा 1 3 5 6 8 1 3 5 6 8 इसका मतलब 5 जो स्टेप है वो एटीपी डिपेंडेंट है। ओके, सो राइबोस 5 फॉस्फेट से पहले एटीपी से एडीपी सिंथेसिस होगा पीआरपीपी सिंथेटेस के माध्यम से, और तैयार होगा पीआरपीपी फॉस्फेट राइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट। ओके, ये है पहला स्टेप। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ना वो आ रहा है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शांत पाथवे से, एचएमपी शांत पाथवे से। क्लियर? सो नाउ दिस पीआरपीपी, इस पीआरपीपी से वाया ग्लूटामिन पीआरपीपी एमिडो ट्रांसफरेस अलॉन्ग विथ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूटामिन हम लोग तैयार कर रहे हैं 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 अमाइन। और मैंने बोला था कि 2 नंबर स्टेप में ग्लूटामिन की ज़रूरत है। ओके, सो ग्लूटामिन से ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड याद रखिएगा, आपने अगर ग्लूटामिन के स्ट्रक्चर को देखा है तो ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड के बीच में सिर्फ एक NH2 का ही डिफरेंस है, राइट। ग्लूटामिन में एक CONH2 रहता है एंड ग्लूटामिक एसिड में ए वाला CONH2 होता है COH, राइट। इसका मतलब ग्लूटामिन ने अपना NH2 को दे दिया, राइट। ऐसा कुछ अगर चीज़ हुआ तो याद रखना कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं एमाइन रहेगा, एमाइन और ऐसा कुछ टर्म जो इंडिकेट कर रहा होगा कि नाइट्रोजन घुसा है। सो 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 एमाइन। ओके, और पाइरोफॉस्फेट एज ए बाई प्रोडक्ट। सो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। सो 3 नंबर स्टेप में फिर से एटीपी लगेगा, मैंने बोला 1 3 5 6 8। सो अलॉन्ग विद दैट एटीपी ग्लाइसिन सिंथेटेस एंजाइम लगेगा, क्योंकि याद रखना मुझे 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 एमाइन से ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड को तैयार करना है। ओके, सो ग्लाइसिन को तो लगेगा ही। नाउ 4 नंबर और 10 नंबर स्टेप में याद रखना कि फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। ओके, सो ये 4 नंबर स्टेप है। सो N10 फॉर्माइल THF अपना N10 से फॉर्माइल ग्रुप को इस ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड को दे देगा एंड एज ए रिजल्ट हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, नाउ इस फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड से विद द हेल्प ऑफ एटीपी अगेन अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन हम लोग तैयार कर रहे हैं फॉर्माइल ग्लाइसिनामिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एमाइड से एमिडिन आया है। ओके, एंड ग्लूटामिन ने अपना NH2 छोड़ दिया है, राइट। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर से एटीपी का यूज सिंथेटेस 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, इस स्टेप के बाद याद रखना मुझे एक कार्बोक्सी ग्रुप लगेगा, क्योंकि मैं उसके बाद उस कार्बोक्सी को कार्बोक्सामाइड में कन्वर्ट करूंगा, इसलिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 घुसेगा 4 कार्बोक्सी 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, नाउ उसके बाद फिर से एटीपी का यूज़ होगा, एटीपी ADP में कन्वर्ट होगा एटीपी और वो फॉस्फेट ग्रुप जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट एंड सिंथेटेस एंजाइम होगा इन सक्सिनिल 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये देखिए कार्बोक्सामाइड आया है, राइट। सो याद रखना कि मुझे 4 कार्बोक्सामाइड लाना पड़ेगा, क्योंकि उस वाले कंपाउंड से ही मैं इनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार कर पाऊंगा। और मुझे 4 कार्बोक्सामाइड लाने के लिए पहले मुझे कार्बोक्सी ग्रुप लाना पड़ेगा, इसके लिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज़ होगा। और मैंने बताया कि कौन सा स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि उस वाले स्टेप में ही कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा। ओके, नाउ ये हमारा 9 नंबर स्टेप है। सो यहाँ पे फ्यूमारेट का लिबरेशन होगा, लाइएज एंजाइम होगा जो इन सक्सिनिल को यहाँ से निकाल लेगा और तैयार होगा 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो ये हमारा 10 नंबर स्टेप है। फिर से फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा एंड ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम, सो N फॉर्माइल अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो इसके बाद हमें सिर्फ एक वाटर को निकाल देना है इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लेस एंजाइम और हमारा
प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा जो है इनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद दिस इनोसिन मोनोफॉस्फेट से ही गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा और उससे सब्सिक्वेंटली जीडीपी एंड अल्टीमेटली हमारा जीटीपी बनेगा। पर फिर इसके पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर रेगुलेटिंग स्टेप है 2 नंबर स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों को पूछ सकता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस वाया डी नोवो पाथवे में तुम्हारा रेगुलेटिंग स्टेप कौन सा है। सो वो अपना 2 नंबर स्टेप है, फर्स्ट थिंग। ओके, एंड दिस 2 नंबर स्टेप को रेगुलेट करने के लिए पीआरपीपी का क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पीआरपीपी ज़्यादा होगा सो ये स्टेप जल्दी होगा, राइट। पीआरपीपी सिंथेटेस एंजाइम जो फर्स्ट एंजाइम है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, एंड एएमपीपी, जीएमपीपी एंड आईएमपीपी इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ फीडबैक रेगुलेशन इस स्टेप को कंट्रोल कर सकता है। ओके, और मैं आशा रखूँगा कि आप लोग जानते हैं फीडबैक इनहिबिशन चीज़ क्या है। कि फीडबैक इनहिबिशन में अगर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोडक्ट खुद से ही एंजाइम का प्रोसेस बंद कर देता है, जिससे फिर से ज़्यादातर प्रोडक्ट का सिंथेसिस ना हो, राइट। यही है हमारा फीडबैक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट। सो दैट इज़ द आइडिया। सो दिस इज़ द रेगुलेटिंग स्टेप और ये रेगुलेट होता है 3 फैक्टर से। वन इज़ पीआरपीपी, द क्वांटिटी ऑफ पीआरपीपी, पीआरपीपी सिंथेटेस एंजाइम से, एंड एएमपीपी, जीएमपीपी, आईएमपीपी, सॉरी एएमपी, जीएमपी एंड आईएमपी। पीपी क्यों बोल रहा हूँ? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, सो रेगुलेशन समझ में आया। सो नाउ अब देखिए कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट से कैसे हम लोग गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएंगे। सो इनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेस एंजाइम के हेल्प से एडिनाइलोसक्सिनेट बनेगा। यहाँ पर जीटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, जीडीपी पे कन्वर्ट होगा, अलॉन्ग विद दैट एस्पार्टेट यूज होगा। ओके, नाउ दिस एडिनाइलोसक्सिनेट से एक फ्यूमारेट ग्रुप निकल जाएगा और हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आएगा। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि एक क्रॉस रेगुलेशन चल रहा है बिटवीन एएमपी एंड जीटीपी। ओके, अगर जीटीपी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो एएमपी सिंथेसाइज होने के चांस ज़्यादा होगा, और अगर जीटीपी का अमाउंट कम रहेगा देन एएमपी सिंथेसिस भी घट जाएगा, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, एंड दिस एएमपी एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेस को भी फीडबैक इनहिबिशन के हेल्प से रेगुलेट कर सकता है। अगर एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया सो इसको ए घटा देगा। ओके, सिमिलरली गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार होता है जब इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस NAD+ के हेल्प से ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार करता है। ओके, फ्रॉम दैट ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिन जो आखिर में ग्लूटामेट पे कन्वर्ट होता है, अलॉन्ग विथ ATP जो AMP पे कन्वर्ट होता है और एक पाइरोफॉस्फेट रिलीज होता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार होता है। ओके, नाउ दिस गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट भी अपना IMP डिहाइड्रोजिनेस को वाया फीडबैक रेगुलेशन कंट्रोल कर सकता है। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पर भी एक क्रॉस रेगुलेशन चल रहा है बिटवीन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ATP। अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा देन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ज़्यादा तैयार होगा, अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा देन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कम तैयार होगा। ओके, सो दैट इज़ द एंटायर थिंग। नाउ दिस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पा सकते हैं वाया मोनोफॉस्फेट काइनेस इन प्रेजेंस ऑफ ATP। नाउ दिस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से हम आखिर में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पा सकते हैं वाया व्हाट, वाया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट काइनेस। मेनली उस एंजाइम को हम लोग डाइफॉस्फेट काइनेस बोलते हैं। सिमिलर होगा इस केस में भी, GMP से हम लोग GDP तैयार कर सकते हैं वाया मोनोफॉस्फेट काइनेस। नाउ दिस GDP से हम लोग GTP तैयार कर सकते हैं वाया डाइफॉस्फेट काइनेस। ओके, नाउ दिस, और अब मुझे आप बताइए कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड तैयार करने के लिए मुझे किस स्टेप से चलना पड़ेगा। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में कि डाइफॉस्फेट से हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब NDP से
विद द हेल्प ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट तैयार कर सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। ओके, यहाँ पर भी थायोडिडॉक्सिन लगेगा अलॉन्ग विथ एनएडीपी। एनएडीपी से इलेक्ट्रॉन थायोडिडॉक्सिन के मदद से न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के जो एक्टिव साइट में सल्फाइड्राइल ग्रुप है वहाँ पर जाएगा, और एज ए रिजल्ट डीऑक्सी एनएडीपी तैयार होगा, जो मैंने पहले वीडियो पे ही आपको बताया है। ओके, सो ये था आपका de novo सिंथेसिस पाथवे फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ओके, इसका मतलब एडिनोसिन एंड गुआनोसिन, एडिनिन और गुआनिन का सिंथेसिस। ओके, सो नाउ ये तो हो गया और एक वीडियो। नाउ कल के वीडियो में, और कल और परसों कभी भी अपलोड हो सकता है, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यूरिन सैल्वेज पाथवे के बारे में। उसके बाद हमारा सिंथेसिस का जो दायना है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिग्रेडेशन, न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का जो सीरीज़ चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन होगा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा, जिससे मैं इस चैनल को और भी बेटर बना सकूँगा। ओके, और प्लीज़ मेरे साथ रहिए एंड सीखते रहिए। बाय बाय।